नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की नई पहल एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। हाल ही में हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है ताकि आपकी आधारभूत तैयारी यूपीएससी की परीक्षा को लेकर के मजबूत हो सके। आप जानते हैं कि चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो और चाहे पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन हो, इन दोनों ही परीक्षाओं में आपकी आधारभूत तैयारी का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि आधारभूत तैयारी ही आपकी नींव को मजबूत करती है, जिस नींव के आधार पर आप अपनी तैयारी की इमारत को खड़ा कर सकते हैं। इसलिए सभी स्टैटिक पोर्शन पर आपकी तैयारी की मजबूती आपकी परीक्षा की बेहतर तैयारी को परिलक्षित करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही खबरों के स्टैटिक पोर्शन पर आपसे चर्चा करते हैं और सामान्यतः 5 खबरों को लिया जाता है जिनके स्टैटिक पोर्शन पर हम बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में किन 5 खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं उसको देख लेते हैं। हमारी जो 5 खबरें होंगी उसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर होगी कॉटन टॉप टैमरिन बंदर की। ये एक विशिष्ट प्रजाति का बंदर है जो कि उत्तरी पश्चिमी कोलंबिया में पाया जाता है। इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, वहां का नेटिव है ये। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण खबर जो जलवायु वित्त टैक्सोनॉमी से जुड़ी हुई है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम एनवायरमेंट से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म, कार्बन व्यापार तंत्र पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में जानना, उसके गठन के बारे में जानना आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, इस पर भी बात करेंगे और ये क्यों खबरों में रहा, इस पक्ष पर भी आपसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नीदा कोलाडो, जिन्हें हाल ही में वंगारी माथाई वन चैंपियंस पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, इनके विषय में भी जानेंगे और ये पुरस्कार क्या है इसके विषय में भी बेसिक तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। तो इन 5 खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी। और आज की हमारी पहली खबर क्या है? कॉटन टॉप टैमरिन बंदर। ये हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इंग्लैंड के हैम्पशायर चिड़ियाघर में हाल ही में एक जोड़े ने कॉटन टॉप टैमरिन बंदर को जन्म दिया है। और इसका जन्म लेना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि विश्व में इनकी जो संख्या है वो लगभग जंगलों में 2000 के आसपास बची है और इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये विलुप्त प्राय प्रजाति में आते हैं, बेहद ज्यादा गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति में आते हैं। इसलिए इसके बारे में जानना और इसकी विशेषताओं के बारे में जानना और इसके संरक्षण प्रयासों को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले इसके बेसिक तथ्यों को जानते हैं, इनका परिचय लेते हैं हम। ये एक प्रकार का आकर्षक समूह है प्राइमेट्स का। प्राइमेट्स में कौन शामिल होते हैं? प्राइमेट्स एक समूह है जिसमें मानव, वानर, बंदर जैसी प्रजातियां शामिल होती हैं। सामने इनके मुंह पर सामने की तरफ आंखें होती हैं जो इन्हें स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बनाता है। इस तरह की सामान्य विशेषताएं इनकी होती हैं। सामान्य रूप से ये समूहों में रहते हैं। अपने छोटे आकार, जो दुर्लभ टैमरिन बंदर है, अपने छोटे आकार, अजाइलनेस, चपलता और सामाजिक व्यवहार के लिए ये पहचाने जाते हैं। बहुत छोटे आकार के होते हैं, बहुत कम वजन इनका होता है, जैसे केवल आधा किलोग्राम इनका वजन होता है। 0.4 से 0.5 किलोग्राम के बीच इनका वजन होता है और जो इनकी लंबाई है वो 22 से 25 सेंटीमीटर के बीच होती है, जिसमें पूंछ शामिल होती नहीं होती, यानी पूंछ को हटा करके इनकी लंबाई केवल 22 से 25 सेंटीमीटर होती है। इनके ऊपर जो बाल होते हैं, जो फर होते हैं, वो सफेद रंग के होते हैं। कई बार उनका रंग थोड़ा स्लेटी भूरा भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सामान्यतः इनके सर के ऊपर जो रंग होता है वो सफेद होता है और ये बाल लंबे होते हैं, रोएदार होते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं सर के ऊपर जो ये फर है, ये लंबे रोएदार बाल होते हैं, सफेद रंग के होते हैं और इसीलिए इनको कॉटन टॉप कहा जाता है, कॉटन टॉप टैमरिन बंदर कहा जाता है। अगर इनके वितरण की बात करें तो ये नेटिव कहाँ के हैं, यानी इनका मूल निवास कहाँ का है? उत्तर पश्चिमी कोलंबिया का है, जो दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश है। इस क्षेत्र में ये सामान्यतः नेटिव है, यहाँ का इनका मूल निवास है। ये उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं और सामान्यतः निचले वर्षावनों में रहना पसंद करते हैं। तो इनके बारे में ये सामान्य तथ्य हुए। अब कुछ और जानकारी हासिल करते हैं इनकी सामाजिक संरचना के बारे में। इनकी सामाजिक संरचना किस प्रकार से रहती है? अत्यधिक सामाजिक जानवर हैं और पारिवारिक समूहों में रहते हैं। कई ये इनकी जो टुकड़ियां होती हैं उसमें 3 से लेकर के 13 तक शामिल हो सकते हैं, यानी एक टुकड़ी में 3 बंदरों से लेकर के 13 बंदर तक शामिल होते हैं सामान्यतः। इसका थोड़ा सा भाई आपको एक इसमें अतिक्रमण भी देखने को मिलेगा, लेकिन सामान्य तथ्य यह है कि 3 से 13
शामिल होते हैं एक टुकड़ी में, और इन टुकड़ियों में एक प्रजनन जोड़ी होती है, उनकी संतानें शामिल होती है। साथ ही ये अलग अलग तरह के स्वरों के माध्यम से, अलग अलग तरह की शारीरिक भाषाओं के माध्यम से, शारीरिक भाषा के माध्यम से आपस में संवाद भी करते हैं और अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। जैसे किसी प्रकार का अगर खतरा दिखाई देता है तो खतरे की आवाज अलग होती है। इसी तरह से अगर भोजन की प्राप्ति होती है तो उस भोजन को प्राप्त करने की जो स्थिति है वो अलग होती है। अगर इनके आहार पर हम बात करें तो ये सर्वाहारी होते हैं, और सर्वाहारी में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? फल, फूल, कीड़े और छोटे कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट, ऐसे जानवर, छोटे कशेरुकी मतलब ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, तो इनका ये एक तरह से आहार करते हैं। और इनके जो जबड़े होते हैं वो मजबूत होते हैं और तीखे दांत होते हैं। ये वर्ष में केवल एक बार ही सामान्यतः प्रजनन करते हैं और सामान्यतः जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इसके अलावा इनके संरक्षण की स्थिति को देखें तो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड होने का मतलब क्या है कि इनके संरक्षण के लिए त्वरित गति से प्रयास किया जाना चाहिए, वरना ये विलुप्त हो जाएंगे। जंगलों में इनकी संख्या बेहद सीमित बची है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का यानी संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त का ये मतलब है कि संरक्षण के लिए तुरंत प्रयास उठाए जाने चाहिए। जैसे कि जंगली क्षेत्रों में इनकी जो संख्या बताई जाती है वो अभी सामान्यतः 2000 से भी नीचे बताई जा रही है, इसलिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि टैमरिन बंदर की कई प्रजातियां होती हैं और कॉटन टॉप टैमरिन बंदर अलग है। ये एक महत्वपूर्ण और आकर्षक प्रजाति है, और अब जो इनका अस्तित्व है वो प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए जो संरक्षण प्रयास चल रहे हैं उसी पर इनका अस्तित्व टिका हुआ है। तो इसके बारे में हमारी ये सामान्य जानकारी हुई। हमारी जो अगली खबर होगी वो क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी से जुड़ी हुई है। ये टॉपिक चर्चा में क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में 23 जुलाई को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में, लोकसभा में बजट पेश किया गया, और लोकसभा में बजट पेश करते हुए ये टर्म हमारे सामने आती है, क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी। इस टर्म के माध्यम से भारत अपने जलवायु परिवर्तन को लेकर, जलवायु को लेकर के जो उसके अनुकूलन कार्यक्रम है, जलवायु के प्रभावों को सीमित करने के अंतर्गत जो उसके शमन कार्य हैं, उनके लिए फाइनेंस की जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर सकता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी वस्तुतः होता क्या है। इसका सामान्य परिचय देखते हैं। ये एक प्रकार की प्रणाली है। जो टैक्सोनॉमी है उसका आपको अनुवाद अलग अलग जगहों पर वर्गीकरण के रूप में भी देखने को मिलेगा। यानी टैक्सोनॉमी को अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर और वेबसाइट्स वर्गीकरण के रूप में एक तरह से उसका अनुवाद कर रही है टैक्सोनॉमी का, लेकिन आप इसे टैक्सोनॉमी ही लिखें तो ज्यादा बेहतर है, वही इसका संदर्भ सही तरह से बता रहा है। तो क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी क्या है? एक ऐसी प्रणाली है जो वर्गीकृत और परिभाषित करती है। वर्गीकृत और परिभाषित किसको करती है कि किस प्रकार के निवेश, किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट और आर्थिक गतिविधियों को टिकाऊ यानी सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। यानी आपकी कौन सी गतिविधि ऐसी है जो टिकाऊ मानी जा सकती है, और क्या आपका निवेश उसी टिकाऊ गतिविधि में जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका अंतिम परिणाम कार्बन एमिशन में हो, यानी कार्बन उत्सर्जन में हो, और वो क्लाइमेट को अंततः नुकसान पहुंचा रहा हो। तो इसका पहचान करता है, एक ऐसी प्रणाली है जो वर्गीकृत करती है, परिभाषित करती है कि किस प्रकार का निवेश और आर्थिक गतिविधियां सस्टेनेबल हैं, पर्यावरण के अनुकूल हैं, और ये पहचानने में मदद कर देती है कि कौन सी परियोजनाएं या गतिविधियां जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में, उसे टैकल करने में सकारात्मक योगदान दे रही हैं और कौन सी नहीं देती हैं। तो एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है ये। और इसका फायदा क्या होता है, इसके फायदे को भी देख लेते हैं। सामान्यतः इसका फायदा ये होता है, इसका महत्व ये है कि ये अलग अलग निवेशकों के, बैंकों के निवेश को मार्गदर्शित कर सकती है। यानी जब आप किसी गतिविधि के बारे में ये जान जाएंगे कि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है या पर्यावरण को फायदा पहुंचा रही है, तो ये अलग अलग बैंकों के और साथ ही निवेशकों के लिए, उनके इन्वेस्टमेंट के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकती है। तो निवेश मार्गदर्शन इसका महत्वपूर्ण काम है। निवेशकों और बैंकों को यह जानने में मदद करती है कि कौन सी परियोजनाएं वास्तव में ग्रीन परियोजनाएं हैं, सस्टेनेबल परियोजनाएं हैं, यानी टिकाऊ परियोजनाएं हैं जो पर्यावरण को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाती, ताकि वे अपना पैसा उन चीजों में लगा सके जो वास्तव में पर्यावरण की मदद कर रहे हैं।
और इस प्रकार से भ्रम को भी कम करने का प्रयास करती है। ये स्पष्ट करता है कि जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट है, जो हरित निवेश है, उसके रूप में क्या गिना जा सकता है। और भ्रामक दावे, जो कंपनियों द्वारा भ्रामक दावे किए जाते हैं इस प्रकार से कि उनकी कोई गतिविधि क्लाइमेट को फायदा पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही है। कई बार कंपनी कहती है कि उनके द्वारा तैयार किया गया प्रोडक्ट या कोई भी गतिविधि वस्तुतः क्लाइमेट को फायदा पहुंचा रही है और कार्बन उत्सर्जन में योगदान नहीं दे रही है। और इस भ्रामक दावे को हम सामान्यतः ग्रीन वॉशिंग के नाम से जानते हैं। तो ये ग्रीन वॉशिंग की प्रक्रिया से भी कंपनियों को और निवेशकों को बचाती है, क्योंकि ये उस भ्रम को दूर कर देती है कि कोई परियोजना क्लाइमेट के अनुकूल है या उसके विपरीत है। तो इसके अंतर्गत भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही इसका एक और महत्व है कि ये अलग अलग संस्थाओं से वित्त पोषण को आकर्षित कर सकती है। किस प्रकार से आकर्षित कर सकती है? क्योंकि ये स्पष्ट रूप से दर्शा देती है कि किस प्रकार के निवेश, किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से अधिक धन आकर्षित करने में मदद कर सकती है। क्योंकि उनके लिए पहचान बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि हमें ग्रीन इन्वेस्टमेंट करना है या ग्रीन इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो संस्थाओं को अलग अलग प्रकार की कंपनियों की गतिविधियों की बेहतर पहचान करने में भी एक मदद मिलेगी और उससे संस्थाएं वित्त पोषण करेंगी। जलवायु लक्ष्यों का समर्थन भी करेगी। कैसे? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं की ओर जब धन आकर्षित होगा, धन निर्देशित हो जाएगा, तो देशों को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता भी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये जलवायु लक्ष्यों का भी समर्थन करती है, जिसको हम क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये इसका सामान्य महत्व हुआ। और भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के अंतर्गत इसका विशिष्ट महत्व है, क्योंकि भारत अगर अनुकूलन की तरफ बढ़ना चाहता है और क्लाइमेट मिटिगेशन की तरफ, क्लाइमेट शमन की तरफ बढ़ना चाहता है, तो भारत के लिए जरूरी है कि वो क्लाइमेट फंडिंग की व्यवस्था करे। तो अगर क्लाइमेट टैक्सोनॉमी के माध्यम से हम अपनी परियोजनाओं को एक उनकी पहचान का एक बेहतर मानक बना देते हैं कि कौन सी परियोजनाएं हमारी ग्रीन एक तरह से कार्बन उत्सर्जन में योगदान देती हैं और कार्बन उत्सर्जन में योगदान नहीं देती हैं, तो इससे हमें बाहरी स्रोतों से फंड प्राप्त करने में मदद मिलेगी और अपने कार्बन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। तो भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएं जैसे 2070 तक शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के अंतर्गत इसका विशिष्ट महत्व है। शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? नेट कार्बन जीरो। लक्ष्य का मतलब क्या है कि हमारा कार्बन उत्सर्जन उतना है जितना कार्बन उत्सर्जन सामान्यतः हमारा वायुमंडल अवशोषित करने में, सिक्वेस्ट्रेशन में कामयाब हो। यानी हम उतना उत्सर्जन कर रहे हैं जो हमारा उत्सर्जन हो रहा है और जितना हमारे पर्यावरण की ताकत है इसे अवशोषित करने की, इसमें एक बैलेंस स्थापित है, इसमें एक संतुलन स्थापित है। तो हम नेट कार्बन जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं, शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। उसी प्रकार से भारत की एक प्रतिबद्धता है वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना। और ये 45% तक कब कम करना? 2005 के स्तर की तुलना में। उत्सर्जन तीव्रता को भी समझना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उत्सर्जन तीव्रता का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि किसी प्रोडक्ट का निर्माण हो या आपने किसी ऊर्जा उत्पादन किया, तो ऊर्जा उत्पादन या प्रोडक्ट के निर्माण में इनकी पर यूनिट आपने कितना उत्सर्जन किया, इस उत्सर्जन को आप कहते हैं कि पर यूनिट जितना उत्सर्जन है उसे हम कार्बन इंटेंसिटी के नाम से, उत्सर्जन तीव्रता के नाम से जानते हैं। तो आपको इस इंटेंसिटी को भी कम करना है, इस उत्सर्जन तीव्रता को भी कम करना है और कब 45% तक, वर्ष 2005 के मुकाबले 45% तक कम करना है। और उसमें क्लाइमेट फाइनेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी के माध्यम से जो वित्त आएगा वो भारत की मदद करेगा। इसी प्रकार से भारत का एक लक्ष्य है वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता प्राप्त करना। यानी भारत वर्ष 2030 तक 50% अपनी ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त करना चाहता है। और इसके अंतर्गत भी इसका विशिष्ट महत्व है, क्योंकि जलवायु अनुकूल जितनी भी हमारी परियोजनाएं होंगी उसमें हमें ज्यादा फंड प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसलिए क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी का विशिष्ट महत्व है, जिसकी बजट में घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक को देखते हैं, कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या है? हाल ही में भारत और जापान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की इच्छा व्यक्त की है, जो कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म से संबंधित है। यानी कार्बन ट्रेडिंग के मध्य
कार्बन क्रेडिटिंग के अंतर्गत वो एक संरचनात्मक ढांचे का निर्माण करना चाहते हैं और उसी के माध्यम से कार्बन व्यापार करना चाहते हैं, और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म या कार्बन व्यापार तंत्र है क्या। इसकी पूरी प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका एक सामान्य परिचय ले लेते हैं। कार्बन व्यापार तंत्र क्या है? एक तरीका है। तरीका किस प्रकार का है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कौन कौन सी गैसें आती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड आती है, मीथेन आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है। सामान्यतः ये गैस आती है, ये ग्रीन हाउस गैस है। तो इनके उत्सर्जन को कम करने का एक तरीका है कार्बन व्यापार तंत्र। किसके माध्यम से, कैसे करता है? इसके तहत कंपनियों या देशों को परमिट खरीदने और बेचने की अनुमति दी जाती है, जिससे उन्हें एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने की अनुमति मिल जाती है। यानी कंपनियां और देश एक परमिट खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, जिससे उन्हें एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने की अनुमति मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसकी सामान्य प्रक्रिया कैसे होती है? सबसे पहले उत्सर्जन सीमाएं तय की जाती है। उत्सर्जन सीमाएं किसी कंपनी द्वारा भी तय की जा सकती हैं और सरकार द्वारा भी तय की जा सकती है। तो सरकारें उत्सर्जित की जा सकने वाली ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा पर एक सीमा निर्धारित कर देती है, यानी एक कैप निर्धारित कर देती है कि कोई भी गतिविधि से इतना ही कार्बन उत्सर्जन हो सकता है। अब मान लीजिए कि 10 मीट्रिक टन, 10 टन के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड मान लिया उत्सर्जित हो सकती है किसी गतिविधि के माध्यम से। तो इसके बाद जो प्रक्रिया आती है वो परमिट की आती है। कंपनियां या देशों को एक निश्चित संख्या में परमिट या अनुमति दी जाती है, जो उन्हें एक विशिष्ट मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने की अनुमति देती है। सामान्यतः जो परमिट है इसकी वैल्यू 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होती है। एक परमिट सामान्यतः 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है, अन्य ग्रीन हाउस गैसेस के बराबर होता है। अब मान लिया कोई गतिविधि है और उसको अनुमति मिली है 10 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की, तो उसके पास परमिट कितने हुए? 10 परमिट हुए। अब आती है इसका व्यापार कैसे होता है? व्यापार इस प्रकार से होता है कि यदि कोई कंपनी या देश अपने परमिट की अनुमति से कम उत्सर्जन करता है, यानी 10 की अनुमति मिली हुई है और उत्सर्जन करता है 8 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो अपने अतिरिक्त परमिट को उन लोगों को बेच सकते हैं जिन्हें अधिक की आवश्यकता है। तो कितने बचा? 2 परमिट इसके पास बच गए, 2 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर परमिट मिल गए। तो इसका ये व्यापार कर सकता है ऐसे कंपनियों या देशों को जिन्होंने अपना उत्सर्जन टारगेट प्राप्त नहीं किया, यानी जहां पर उनको अनुमति 10 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड की मिली हुई थी और उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन किया वो 12 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का कर दिया। तो इससे इनकी जरूरत एक बाजार में पूरी होगी, जहां पर ये व्यक्ति जिसने कम उत्सर्जन किया है और इसके पास 2 परमिट बचे हुए हैं और जिसने 2 परमिट अधिक खर्च किया है, तो वो इससे खरीद सकता है एक निश्चित राशि के माध्यम से, एक निश्चित राशि देकर, जहां पर इसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। जिन कंपनियों को अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने की आवश्यकता है, यानी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो त्वरित गति से अपने कार्यों को, अपनी गतिविधियों को जलवायु के अनुकूल नहीं बना सकती, ऐसी कंपनियों को इस तरह के और अपने उत्सर्जन पर कटौती नहीं कर सकती, उन्हें इस परमिट की आवश्यकता होती है और वे उन कंपनियों से अतिरिक्त परमिट खरीद सकती हैं जिन्होंने कम उत्सर्जन किया है, जिस प्रक्रिया को हमने अभी समझा है। और ये उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है ये प्रक्रिया। ये प्रणाली क्या करती है? कंपनियों को अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि जितना कम उत्सर्जन वो करेंगे उतना ही वो परमिट का व्यापार करने में और बार्गेनिंग करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि ये अप्रयुक्त परमिट बेचकर पैसा कमा सकते हैं। और यह सुनिश्चित करने में भी यह प्रक्रिया मदद करती है कि समग्र उत्सर्जन जो है वो निर्धारित सीमा के भीतर रहे। यानी अगर एक ने 10 मीट्रिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन सामान्यतः अनुमति मिली हुई थी और उसने 8 का किया और दूसरे को भी 10 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड की अनुमति मिली हुई थी और उसने क्या किया? 12 मीट्रिक टन का उत्पादन कर दिया। तो एक तरह से यहां पर संतुलन स्थापित हो गया और इसके माध्यम से एक फंड भी क्रिएट हो जाता है और इस फंड का इस्तेमाल फिर क्लाइमेट गतिविधियों में, अपनी ऐसी गतिविधियों को बढ़ाने में किया जा सकता है जो क्लाइमेट फ्रेंडली हो, जलवायु मित्रवत गतिविधियां हो। तो इसका ये फायदा है।
कार्बन व्यापार तंत्र का महत्व क्या है? इससे कॉस्ट इफेक्टिव, लागत प्रभावी है। उत्सर्जन को कम करने के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी तरीके खोजने में मदद करता है, क्योंकि जो कंपनियां सस्ते में उत्सर्जन में कटौती कर सकती हैं वे ऐसा करेंगे और अपनी अतिरिक्त परमिट को बेच देंगी। इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई देती है, एक लचीलापन दिखाई देता है, क्योंकि कंपनियों को अपने उत्सर्जन रिडक्शन में न्यूनीकरण लक्ष्यों को पूरा करने में एक लचीलापन मिलता है, जिससे उनके लिए विनियमों का अनुपालन करना आसान हो जाता है। यानी जिसकी अनुमति 10 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड की मिली हुई थी और उसने 12 का कर दिया, तो वो बाजार में, कार्बन बाजार में 2 परमिट खरीद कर अपने लिए एक विंडो बना लेता है और विनियमों से अपने आप को बचाता है अपने, ताकि वो भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित कर सके और उत्सर्जन लक्ष्यों पर भी एक कैप निर्धारित करने में इससे मदद मिलती है। इसका पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? समग्र उत्सर्जन, यानी जो एक पूरा हमने टारगेट निर्धारित किया था कि इससे ज्यादा उत्सर्जन नहीं जाना चाहिए, तो समग्र उत्सर्जन पर सीमा लगाई जाती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में इससे मदद मिलती है। तो ये पूरा कार्बन व्यापार तंत्र का एक ढांचा, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया। एक और खबर लगातार चर्चा में रही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को लेकर के। ये खबर चर्चा में क्यों थी? क्योंकि हाल ही में, जैसा कि अभी आपको बताया गया, 23 जुलाई 2024 को देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वृद्धि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का जो बजट है, ये पिछले वर्ष के मुकाबले 15.8 करोड़ से बढ़ाकर के 35 करोड़, वर्ष 2024-25 के लिए 35 करोड़ बजट कर दिया गया, जबकि पिछले वर्ष इसका जो बजट था वो 15.8 करोड़ था। ये 2 गुने से भी ज्यादा वृद्धि है और एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को जानना इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का जो गठन है, ये टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर दिसंबर 2005 में स्थापित किया गया था, नेशनल एनटीसीए, लेकिन ये अपनी शक्तियां प्राप्त करता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के माध्यम से। और शक्तियां कब प्राप्त करता है? जब इस अधिनियम में 1972 में वर्ष 2006 में एक संशोधन किया गया और उस संशोधन के माध्यम से इसने अपनी शक्तियां हासिल की, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने। तो एनटीसीए का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 L1 के तहत किया गया और इसी अधिनियम की जो धारा 38 L की उप धारा 2 है, उसमें यह निर्धारित किया गया है कि प्राधिकरण में पर्यावरण और वन मंत्रालय के जो प्रभारी मंत्री होंगे वो एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। साथ ही पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं वो एनटीसीए के उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। 3 संसद सदस्य भी होंगे, 2 लोकसभा से होंगे, 1 राज्यसभा से होगा। साथ ही पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव और अन्य सदस्य इसके अंतर्गत शामिल होंगे। तो इस प्रकार इसका गठन किया गया। साथ ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 38O1 से ये शक्ति प्राप्त करता है और इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के मार्गदर्शन में एक प्रकार से इनका मार्गदर्शन करता है कि उन्हें किस प्रकार के कार्य करने हैं। एनटीसीए के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था का मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है और अपनी शक्ति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्राप्त करती है, जिसे 2006 में संशोधित किया गया था और इसी के तहत इसको शक्तियां सौंपी गई और कार्य उसी के अनुसार ये अपने कार्यों को करते हुए बाघ संरक्षण को मजबूत करता है, उसको बढ़ावा देता है। एनटीसीए बाघों की स्थिति का मूल्यांकन करता है। जो संरक्षण प्रयास बाघों के चल रहे हैं उन पहलों और विशेष रूप से गठित समितियों की सिफारिश के आधार पर परामर्श और मानक दिशा निर्देशों के माध्यम से निगरानी भी करता है, मॉनिटरिंग भी करने का प्रयास करता है। अगर हम इसके कुछ और प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो ये जमीनी स्तर पर बाघ संरक्षण की पहल चलाता है और उसके साथ साथ ये नवीनतम तकनीकी उपकरणों का भी प्रयोग करता है ताकि बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण रूप से एक वृद्धि हासिल की जा सके और बाघों की संख्या बढ़ाई जा सके। और इसके प्रयास हमें दिख भी रहे हैं कि भारत में लगातार बाघों की संख्या में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यह क्या करता है? नवीनतम तकनीकी का उपयोग करके बाघों और उनके आवास की विज्ञान आधारित निगरानी करता है, मॉनिटरिंग करता है। इसके अलावा बाघ अभ्यारण्यों का स्वतंत्र
स्वतंत्र मूल्यांकन करता है, बाघ अभयारण्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, वन्य जीवों के लिए अछूता स्थान, वन्य जीवों के लिए एक अलग स्थान बना रहे उसका भी प्रयास करता है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इसके बाघ संरक्षण के अंतर्गत जहां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है उसको भी स्थापित करने का प्रयास करता है। ये कुछ इसके कार्यों के महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करते हैं। वंगाराई मथाई, आप जानते हैं कि नोबेल पीस प्राइज से इनको नवाजा गया था और एक महत्वपूर्ण पुरस्कार इनके नाम पर स्थापित है जिसको हम वांगारी मथाई वन चैंपियंस पुरस्कार कहते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 का जो ये पुरस्कार मिला है ये फिलीपींस के निदा कोलाडो को मिला है। निदा कोलाडो की एक सामान्य तस्वीर आप देख सकते हैं और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। तो हम ये जानेंगे कि निदा कोलाडो कौन है और साथ ही वंगारी मथाई वन चैंपियनशिप पुरस्कार की सामान्य व्यवस्था को भी जानने का प्रयास करेंगे। ये जो वंगारी मथाई वन चैंपियनशिप पुरस्कार है ये सामुदायिक वन प्रबंधन को बढ़ावा देता है। यानी आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से ये जलवायु एक पर्यावरण संरक्षण के कार्य को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो सामुदायिक कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट को ये बढ़ावा देता है और नोबेल पुरस्कार विजेता वंगारी मथाई के नाम पर यह पुरस्कार शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत $20,000 का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। किसके द्वारा स्थापना हुई थी? CPF कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट, वनों पर सामुदायिक साझेदारी द्वारा इसकी एक स्थापना की गई थी वर्ष 2012 में। और ये एक प्रकार का अलायंस है, यानी वनों पर सामुदायिक साझेदारी कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट एक प्रकार का अलायंस है जिसमें संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन भी शामिल है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस पुरस्कार का विशिष्ट महत्व है। अब हम जान लेते हैं कि निदा कोलाडो कौन है। निदा कोलाडो फिलीपींस की है और इनके द्वारा एक एसोसिएशन चलाई जाती है जिसका नाम है मैकाटुम्बालेन सामुदायिक आधारित वन और तटीय प्रबंधन एसोसिएशन। उसकी ये अध्यक्ष है। इनके नेतृत्व में इस एसोसिएशन ने क्या किया है? 1450 हेक्टेयर बंजर भूमि पर पुनः वनरोपण किया और 400 हेक्टेयर वनों को संरक्षित कर किया है इन्होंने फिलीपींस में। स्थानीय समुदायों की इसके माध्यम से ये आजीविका को भी बढ़ाने में कामयाब हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास है। इन्होंने इसके अंतर्गत कई तरह के इनोवेटिव तरीके, नवोन्मेषी तरीके भी अपनाए हैं और फ्रेगमेंटेड जो मैंग्रोव वन है, जो खंडित मैंग्रोव हैं, उनको पुनर्स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। साथ ही इन्होंने जो स्थानीय जो लोकल सामुदायिक प्रबंधन तकनीक है उनको आधुनिक संरक्षण तकनीकों के साथ एकीकृत किया और अपने तरीकों में सफलता प्राप्त करने के अंतर्गत महत्वपूर्ण काम किया है। इसके कारण ही पूरा टॉपिक चर्चा में है और इन सब प्रयासों के कारण ही निदा कोलाडो को वंगारी मथाई वन पुरस्कार से नवाजा गया है। फिलीपींस में वनों की क्या स्थिति है, पिछले दिनों में क्या स्थिति रही है, उस पर भी एक प्रकाश डाल लेते हैं। फिलीपींस को भारी वन विनाश का सामना करना पड़ रहा है और 20वीं सदी में लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र इसका नष्ट हो चुका है। साउथ ईस्ट एशिया का, दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है और आप देख सकते हैं कि इसके पश्चिम में साउथ चाइना सी है और इसके पूर्व में फिलीपींस सी है। ये फिलीपींस द्वीपों के लगभग 2000 से ज्यादा जो द्वीप है उसके समूह से इस देश का निर्माण होता है। तो लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र 20वीं सदी में नष्ट हो चुके हैं। 1957 में जो निदा कोलाडो ने अपने एसोसिएशन की शुरुआत की थी वो 1997 में की थी और 1997 से लेकर के वर्ष 2002 तक 1850 हेक्टेयर वन संरक्षण के लिए इन्होंने सक्रिय रूप से काम किया था। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर इन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर के, वन संरक्षण को लेकर के काम किया है और इसी के लिए उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आज के जो हमारे 5 टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होते हैं और पांचों से एक एक प्रश्न को हम देख लेते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और अब मैं आपको के सामने प्रश्न रख रहा हूं। पहला प्रश्न है, दुर्लभ टैमरिन बंदर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही विवरण है? आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है इसका आकार 0.4 से 0.5 किलोग्राम के बीच होता है और इसकी लंबाई 22 से 25 सेंटीमीटर होती है जिसमें पूंछ शामिल नहीं है। दूसरा है इसका वितरण दक्षिण पश्चिम भारत के शुष्क जंगलों में होता है और यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करता है।
तीसरा है इसका फर का रंग काला होता है और यह मुख्यतः समशीतोष्ण वन क्षेत्रों में पाया जाता है। और डी ऑप्शन है इसका आकार 1 से 1.5 किलोग्राम के बीच होता है और उसकी लंबाई 30 से 35 सेंटीमीटर होती है, जिसमें पूंछ शामिल है। आपका दूसरा प्रश्न है जलवायु वित्त टैक्सोनॉमी यानी क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी क्या पहचानने में मदद करता है। आपके ऑप्शन क्या है? शेयर बाजार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियां। बी ऑप्शन है परियोजनाएं और निवेश जो जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन में योगदान करते हैं। तीसरा है सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन वाले देश और डी ऑप्शन है वैश्विक स्तर पर औसत तापमान वृद्धि। अगला तीसरा प्रश्न है कार्बन व्यापार तंत्र में कार्बन क्रेडिट क्या है। आपके ऑप्शन क्या है? जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग के लिए पुरस्कार। बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 1 टन की कमी को दर्शाने वाला प्रमाण पत्र। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण नियमों का पालन न करने पर लगाया जाने वाला शुल्क और डी ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए कर छूट। अगले प्रश्न को देखते हैं, चौथे प्रश्न को देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के लिए बजट आवंटन पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बढ़ाकर कितना किया गया है? तो आपको बताना है कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में बढ़ाकर के कितना किया गया है। 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए, 15.8 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपए, या 30 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 40 करोड़ रुपए, या 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 50 करोड़ रुपए। आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न क्या है? हाल ही में सामुदायिक नेता निदा कोलाडो को कौन सा पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए वंगारी मथाई वन चैंपियंस पुरस्कार, ऑप्शन बी वैश्विक संरक्षण पुरस्कार 2024, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार वर्ष 2024, या ग्रीन अर्थ हीरो अवार्ड 2024। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं, सिलसिलेवार तरीके से देने का प्रयास करना है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।